बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल आसिफ अली जरदारी साहब पर पार्कलैंड रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये वो केस है जो दायर करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 19 माह पहले दिया था, लेकिन ये रेफरेंस जो दायर हुआ था ये तकरीबन आज से 13-14 माह पहले रेफरेंस दायर हुआ था। और मैं सुन रहा था आमिर सईद अब्बासी साहब को, जो कि बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं और एहतसाब अदालत को कवर करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, वो उन्होंने हवाला दिया और दुरुस्त बात की उन्होंने कि जब ये रेफरेंस दायर हुआ था तो कानून के मुताबिक, नैब कानून के मुताबिक रेफरेंस दायर होने के 7 दिन के अंदर अंदर फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि 7 दिन नहीं, तकरीबन 400 रोज़ बाद तकरीबन जो है ये फ़र्द जुर्म आयद हुई है। और नैब के कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर तो फैसला होना चाहिए था। रेफरेंस दायर हुआ, 7 दिन में फ़र्द जुर्म आयद हुई, 30 दिन में फैसला। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म आ चुका है कि 120 एहतसाब अदालतें बनाई जाएँ ताकि ये डिले ना हो। और अब ये भी है कि इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए, बल्कि जो दीगर अदालतें हैं उनके अंदर भी रिफॉर्म्स लाई जाएँ। लेकिन सवाल ये है, और जो मेरे जहन में एक चीज़ है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब पे तो फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, लेकिन शरीक मुल्ज़मान की लिस्ट में से बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम मिसिंग है। क्या ये बिलावल का नाम स्किप करना वो जो इनडायरेक्ट NRO जिसकी आजकल बहुत बात हो रही है कि जब मौलाना फजल रहमान का धरना आया था तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने इनडायरेक्ट NRO लिया था कुछ कुव्वतों से, क्या ये उसी पैकेज डील का हिस्सा था? क्या ये उसी पैकेज का हिस्सा था कि बिलावल भुट्टो को इस केस में से क्लियर कर दिया जाएगा, बिलावल को इसमें शरीक मुल्ज़िम नहीं बनाया जाएगा? हालांकि जिस कंपनी की वजह से आसिफ अली जरदारी साहब पर यह फ़र्द जुर्म आयद हुई है उस कंपनी में 25% शेयर बिलावल भुट्टो के भी हैं, लेकिन उनको शरीक मुल्ज़िम नहीं बनाया गया। फयाज़ महमूद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी सारी चीज़ें बताई कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब पर यह फ़र्द जुर्म आयद हुई है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फेक अकाउंट्स का मामला है और दोस्तों के साथ मिलके और फ्रॉड करने का मामला है। और ये भी उन्होंने बताया कि कल जो हिकमत अमली थी आसिफ अली जरदारी साहब की, वो हिकमत अमली ये थी कि फारूक इनायत आएंगे नहीं और एक मरतबा फिर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होने का मामला जो है वो डिले हो जाएगा। डिलेइंग टैक्टिक्स थे। लेकिन कल जज जो आज़म खान साहब हैं उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त ये फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि फ़र्द जुर्म आप पर आज ही आयद होगी और उन्होंने कहा कि हमने जो आज की तारीख रखी थी आपके वकील को पता होना चाहिए था कि आज हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। हमें ये भी पता है, आप ये देखें कि ये केस 1 साल तक चलता रहा। 1 साल बाद फारूक इनायत साहब ने नई दरख्वास्त दे दी कि ये तो काबिल समात ही नहीं है। हालांकि मैं ये आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 100 मोटो लिया था उसी वक्त ही इस्टेब्लिश हो गई थी, उसी वक्त ही सेटल हो गई थी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा भी दायरा इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस्टेब्लिश कर दिया था कि ये नैब का ही केस है, ये नैब के पास जाएगा और ये नैब की अदालत में चलेगा। उसके बावजूद फारूक इनायत साहब ने इसको चैलेंज किया, उस पर फैसला महफूज हुआ, वो फैसला सुनाया गया और कल की तारीख जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए रखी गई थी और यानी 10 अगस्त। और कल फिर फारूक इनायत साहब गायब थे और जरदारी साहब जो हैं वो ज़रा भरम भी हो गए कि मेरे वकील की गैर मौजूदगी में आप जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर रहे हैं। लेकिन ये भी बताया फयाज़ महमूद साहब ने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो वकील हैं फारूक इनायत साहब, उनके जो मामिन वकील हैं अकील सत्ती, वो जैसे ही कोर्ट रूम में आए और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जज साहब को कि हमें ये दे दें, तो जज साहब ने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा जी मैं अकील सत्ती। वो जब देखा गया तो उनका भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो जमा था जरदारी साहब की जानिब से। तो जरदारी साहब का वो जो एक था पॉइंट कि मेरे वकील की गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है, वो पॉइंट भी उनका इस्टेब्लिश नहीं हो सका क्योंकि मोमिन वकील जो हैं वो वहाँ पर आ चुके थे। अब उनकी कोशिश ये है कि वो जो पहला फ़ैसला है जो दायरा इख्तियार के ऊपर उन्होंने दायरा इख्तियार को चैलेंज किया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो भी फैसला आएगा अगर हक में आ गया तो ठीक है, अगर खिलाफ आए तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। मकसद सिर्फ एक ही होगा कि जितना डिले किया जा सकता है किया जाए, जितना केस को उलझाया जा सकता है उलझाया जाए। और जरदारी साहब के बारे में जो वहाँ पर दोस्त मौजूद थे उन्होंने यही बताया है कि जरदारी साहब जो मेडिकल ग्राउंड्स पे जिनको ज़मानत मिली हुई है, जरदारी साहब बिलावल उसमें मौजूद थे, काफ़ी हशाश मिशाज थे, बड़े बिल्कुल ओके थे और बड़ी उन्होंने जो है वो सख्त बातें की और जज साहब को कहा कि आप भी कानून के मुताबिक और मेरिट पे फैसला करें। जज ने कहा जी बिल्कुल मैं मेरिट पे फैसला करूंगा, इसीलिए मैंने फ़र्द जुर्म आप पर आयद कर रहा हूँ। 1 सितंबर को तमाम गवाहों को बुलाया जाएगा, गवाहियाँ उनकी रिकॉर्ड किए जाएंगे, एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा
और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरदारी साहब ने कहा कि नैब के, मुझे पता है कि मेरे ऊपर केसेस क्यों बने हैं, असल मसला 18वीं तरमीम का है। जरदारी साहब ये भी कहते हैं कि नैब वाले पहले भी मेरे पाँव में बैठ के और इन्होंने माफ़ी मांगी थी, अब एक मरतबा फिर मेरे से माफ़ी मांगी जाएगी। लेकिन जो ये केस है, जब आप JIT रिपोर्ट देखते हैं या जब हमने ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना था, ये इतना क्लियर केस है कि आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि तमाम दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं, ना सिर्फ दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं बल्कि गवाह मौजूद हैं। जो साबिक सदर हैं नेशनल बैंक के, उन्होंने जो वादा माफ वो गवाह बने हैं और उनका जो बयान सामने आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बताई जाती हैं वो तो यही हैं कि ऑफ कैमरा आप कह लें, ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं, ऑफ कैमरा आप कह लें, या जो ज़राए से जो चीज़ें बताई जाती हैं वो ये हैं कि वो ये कहते हैं कि सदर नेशनल बैंक जो वादा माफ गवाह बने हैं, दो वैसे बने हैं वादा माफ गवाह। एक कहते हैं कि जरदारी साहब जब सदर थे उन्होंने ऐवान सदर में बुलाया, वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर अनवर मजीद साहब और एक और शख्सियत जो है वो मौजूद थे। जरदारी साहब ने कहा कि आपने अनवर मजीद साहब का बहुत ख्याल रखना है और अनवर मजीद साहब मेरा जो भी आपको पैगाम पहुँचाएं आपने उस पर अमल करना है। और उसके 1-2 रोज़ बाद जरदारी साहब की एक कंपनी की तरफ से जो है वो लोन की एप्लीकेशन दी गई और 1.5 अरब रुपए का या इससे भी ज़्यादा का जो है वो कर्जा दिया गया एक ऐसी कंपनी को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन वो कंपनी जरदारी साहब की एक और कंपनी की फ्रंट कंपनी थी और उसके वो जो 1.5 अरब से ज़्यादा का फ़ायदा है वो जरदारी साहब ने लिया। वो पैसा सारा फेक अकाउंट, जरदारी साहब के फ्रंट मैन जो हैं उन्होंने फेक अकाउंट्स में जमा कराया और होते होते वो अल्टीमेटली उसके बेनिफिशरी आसिफ अली जरदारी साहब हैं। और जरदारी साहब के ये वही केस, और इस केस में मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जो उस कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर था वो भी, उसकी भी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने भी सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है, उसने भी चीज़ें बता दी हैं। एक और जो ये आपको पता है पकौड़ों वाले, कुल्फ़ी वाले, फालूदे वाले, इस तरह के जो लोगों के जिनके अकाउंट्स में पैसे आए वो भी JIT के सामने बयानात दे चुके हैं। वो JIT को बता चुके हैं कि हमें तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है कि हमारा कोई अकाउंट खोला गया है। उनके सिर्फ शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए और उनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हुए ये अकाउंट्स खोले गए और उनमें ये पैसे जमा कराए गए। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो जब नैब ने छापा मारा, कुछ मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, तो वहाँ से जरदारी साहब जब सदर हुआ करते थे उस वक्त के ऐवान सदर के राइटिंग पैड जो हैं वो उन जगहों से मिले हैं जो जरदारी साहब के फ्रंट मैन हैं उनकी रिहाइश गाहों से मिले हैं, वो कुछ स्टैम्प्स मिली हैं। यानी जरदारी साहब देखें, जरदारी साहब के बारे में वैसे भी मशहूर है कि यारों के यार हैं, ऐसे यारों के यार हैं कि उन्होंने अपने ऐवान सदर के राइटिंग पैड भी अपने दोस्तों को दिए हुए थे कि आप जो है वो जो लिखना है राइटिंग पैड के ऊपर लिखें, लिख के और मेरी तरफ से वो किसी को भी वो लेटर भेज दें। तो इसमें केस बड़ा वाज़ेह है और इसमें आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं। बस बात यह है कि केस जल्दी चलना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। लेकिन इसमें यह सवाल ज़रूर रहेगा कि बिलावल को जो इस केस में शरीक मुल्ज़िम नहीं बनाया गया, बिलावल पर जो फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, क्या ये वजह यही है कि कोई मामलात कोई तय हुए हैं या कोई ऐसे कोई उनको बिलावल साहब को इनडायरेक्ट कोई NRO के ज़रिए ये फ़ायदा दिया गया है कि बिलावल को इस केस में बचा लिया गया है, वरना वो भी अपने वालिद के साथ शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के अंदर। और मैं आपको अगली भी एक खबर के बारे में मुख्तसर बता दूं, वो तफसील में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। काजी फैसल साहब की अहलिया ने भी कल FBR के सामने पेश होकर और तीसरी बार जो है वो अपना जवाब वहाँ पर जमा कराया है। और इससे पहले तो वो मुसलसल इल्ज़ामात लगा रही हैं FBR के इदारे के ऊपर, FBR के अफसरान के ऊपर, लेकिन कल जो है वो उन्होंने एक और जवाब जमा कराया है। देखते हैं कि वो मनी ट्रेल अपनी जस्टिफाई कर पाती हैं नहीं कर पाती हैं। दिखाया उन्होंने ज़रूर के पैसे किस अकाउंट से गए, कितने पैसे पाकिस्तान से बाहर गए, लेकिन असल सवाल यह है कि वो पैसे आए कहाँ से, कमाए कहाँ से, वो मनी ट्रेल उन्होंने देनी है। अगर वो मनी ट्रेल दे देंगी तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अगर वो मनी ट्रेल अपनी नहीं दे पाती तो फिर नैब की जो भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 जजेस जो हैं, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब शामिल हैं, उसमें जस्टिस मुशीर आलम साहब शामिल हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, क्योंकि बाकी तो जो 10 जजेस हैं वो ये केस सुन चुके हैं। और साथ ही पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस वकार सेठ साहब वो शामिल होंगे और जस्टिस अहमद अली एम शेख जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो होंगे। वो FBR के उस जवाब का जायज़ा लेंगे कि FBR अगर क्लीन चिट दे भी दे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उससे मुख्तलिफ फैसला कर सकती है और FBR
उनके ख़िलाफ़ भी कोई रिपोर्ट दे दे तो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो काजी फायसा के हक़ में फ़ैसला दे सकती है। ये इख्तियार और इस्तेहक़ाक़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का है और वो ही इस पर फैसला करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल हकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।